सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एक नया पार्ट लेके मैं लौट आया हूँ। आपको अगर ऐसे ही नए एपिसोड्स देखना है, जल्दी से जल्दी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हो तो। लेकिन एक टारगेट है, आप लोगों को लगभग 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स पूरे करने होंगे अगर आपको अगले 3 दिन के अंदर एक नया पार्ट देखना है तो जल्दी से टारगेट कंप्लीट करो और नया पार्ट मैं लेके आऊँगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्ट एक सिल्विया नाम की मॉन्स्टर या फिर डेविल के वहाँ पे जाता है, पर वो असल में एक मॉन्स्टर नहीं, बहुत ही काइंड हार्टेड एक क्रीचर था जिसने कि आर्थर को गिरने से बचाया था। और बाद में देखते हैं वो क्रीचर एक बहुत सुंदर ड्रैगन थी, उसकी नाम थी सिल्विया, जो कि उसे अपने माना को कंट्रोल करने का एक नया तरीका सिखाती है और उसके साथ आर्थर की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वो उसे टेलीपोर्ट करके ह्यूमन रीजन में भेजना चाहती थी, पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो चेंज होने से पहले आर्थर को उस पोर्टल से बाहर दूसरे जगह भेज देती है और कुछ मैसेज और एक अंडा उसको दे देती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम आर्थर को उसी पोर्टल से नीचे गिरते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद गिरते गिरते वो एक जंगल में आके गिरता है। वो आसपास देखता है, हम उसे बहुत सैड देखते हैं और सोचता है वो जा चुकी है, मैं फिर कभी भी उसे नहीं देख पाऊंगा। और ये याद आते ही वो चीखने लगता है, रोने लगता है। पर क्या करता, कुछ देर बाद जब धीरे धीरे शाम होने लगता है, वो सोचता है मेरा मन मान नहीं रहा है, मैं बस उन 4 महीनों के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ जो कि मैंने सिल्विया के साथ बिताया था। उन 4 महीनों में ही सिल्विया मुझे अपने खून की तरह ही देखती थी, यहाँ तक कि उसने मुझे ऐसे ऐसे टेक्निक सिखाई है जो कि मेरे पास नहीं थे। पर तभी देखते हैं उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगता है, जोर से थंप करने लगता है। वो उठता है, समझ नहीं आता, पर तभी आवाज आता है टेस्टिंग टेस्टिंग। अच्छा है, हेलो आर्ट कहता है सिल्विया तुम, पर तभी आवाज आता है ये मैं सिल्विया हूँ। अगर तुम ये सुन रहे हो इसका मतलब मैंने तुम्हें दिखा दिया है मैं असल में कौन हूँ और क्या हूँ। और ये सुन के आर्ट को समझ आ जाता है। वो सोचता है अब मुझे याद आया, शायद तब उसने मेरे लिए वो मैसेज छोड़ी थी। हाँ जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, पर तुम पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो। तुम्हारी बॉडी सिर्फ अभी 4 साल की है और तुम उतने ताकतवर भी नहीं हो, और तुम्हारा माना कोर वो अभी भी रेड स्टेज में ही है। ओह वैसे बोलना भूल गई थी, पर मैंने तुम्हें एक स्मॉल गिफ्ट दिया था, मेरा विल, पर ये डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल तुम कितनी अच्छी तरीके से कर पाओगे, वो भी तुम्हारे फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर। पर आर्ट सोचता है आखिर किसने तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए कहा था। वो आवाज फिर से कहता है ओह और आर्ट मैं इमेजिन कर सकती हूँ तुम कैसी फील कर रहे होगे, सॉरो, एंगर, गिल्ट, यही सब तुम्हारे अंदर चल रही होगी। पर याद रखना तुम्हारे पास एक फैमिली है जिसे कि तुम्हें देखना है और एक पर्पस जो कि इस लाइफ में तुम्हें फुलफिल करना है। आर्थर ये आवाज़ सुन रहा था और उसी अंडे को देखता है जो कि सिल्विया ने उसे दिया था। सिल्विया कहती है मैं विश करती हूँ कि तुम अपने इस बचपन को अच्छे से जियो, खेलो, हंसते खेलते रहो और एक अच्छा आदमी बनो जिस पर मैं और तुम्हारी पेरेंट्स हम लोग प्राउड कर पाए। ओ हाँ, जब तुम्हारी माना कोर वाइट स्टेज को पार कर लेगी तब मेरी आवाज तुम एक बार फिर से सुनोगे। सो तब तक फेयरवेल किंग ग्रे। ये सुनते ही आर्थर चौंक जाता है, समझ नहीं पाता क्या। और कुछ ही देर बाद वो बस इसी बारे में सोचे जा रहा था, कब तक सिल्विया को उसके बारे में पता था, उसका असलियत पता था। पर उससे बड़ी सवाल है कि कैसे उसे पता था। और अब वो डिसाइड करता है कि ये लाइफ वो पिछली बार की तरह नहीं जिएगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। पर सबसे पहले वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वो आखिर कहाँ है। और तभी देखते हैं उसने जो नया टेक्निक सीखा था उससे वो अपने माना कोर को और ताकतवर, अपने आप को ताकतवर बनाने लगता है और बहुत ही तेज़ी से उस जंगल में जाने लगता है और एक पेड़ के ऊपर चला जाता है। चारों तरफ अपने आसपास देखने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि वो एल्शायर फॉरेस्ट में है। वो पेड़ों के ऊपर से
कूद कूद के इधर से उधर जाने लगता है और सिल्विया की सिखाई हुई टेक्निक का यूज़ करने लगता है। और वो अब सिल्विया को थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से वो अपने मैजिक को और देर के लिए यूज़ कर सकता है। और तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करता है, वो बंदर की तरह एक पैर से दूसरे पैर पे बस जंप किए हुए जा रहा है। पर तभी दूर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आता है। वो सोचता है क्या ये तो एक ह्यूमन है। तभी कुछ ही देर बाद वो उस आवाज़ का पीछा करता है। वो पेड़ से धीरे धीरे उतरने लगता है और जब सामने देखता है वहाँ पे आवाज़ सुनाई देता है, कोई बचा बचा। पर तभी ये आवाज़ बंद किया जाता है। कोई किसको मारता है और चुप करा देता है। तभी वो वहीं पे कुछ लोगों को देखता है जो लोग बात कर रहे थे किसी को ले जाने के लिए। एक एल्फ लड़की के बारे में बोल रहे थे कि उसका दाम बहुत अच्छा मिलेगा और वैसे ये एक बच्चा है और वर्जिन है, इससे तो और अच्छा दाम मिलेगा। ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब स्लेव ट्रेडर्स थे। तभी हम वहीं पे उन लोगों के पास एक लड़की को देखते हैं। वो वही पेड़ पे वेट करता है। अगले दिन देखते हैं वो नरेट करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था ये लोग फॉरेस्ट टाउन को कैप्चर कर पाएंगे, पर मुझे इतना पता है फॉरेस्ट टाउन में से कोई एक भी तुम्हें अगर मिले तो उनके मदद से तुम फॉरेस्ट से बाहर जा सकते हो। फिर से रात होता है। उनका पीछा करते करते उनके साथ साथ ही वो जाने लगता है और सोचता है वो अकेला उन चारों को नहीं मार सकता। अभी उसका एज उतना नहीं हुआ है, वो सबको एक साथ नहीं संभाल पाएगा और इसी वजह से उसे एक प्लान की ज़रूरत है। वो ऐसे ही पीछा करते जाता है, दिन रात एक कर देता है, वेट करता है, अपनी माना को स्ट्रेंथन करता है, अपने आप को ताकतवर बनाता है। और अब अपने आप को ताकतवर बनाने के बाद वो सोचता है अब समय आ चुका है। तभी देखते हैं एक पेड़ से किसी फ्रूट को शायद लेता है और फेंकता है। उसकी आवाज़ से उनमें से एक बंदा कहता है, अरे उनको पहले चुप कराओ नहीं तो सारे के सारे जानवर को जगा देंगे। ये सुन के एक बंदा उन सारे हाउंड्स के पास जाता है। आर्ट सोचता है मेरे पास अब कोई वेपन नहीं है तो फिर मुझे अब पिछले लाइफ की जो टेक्निक है उसका ही इस्तेमाल करना होगा, पर आई डोंट नो यहाँ पे वो टेक्निक काम आएगा कि नहीं। तभी देखते हैं वो अपने हाथों को माना जैसा यूज़ करता है और बहुत ही तेज़ी से उस बंदे के पीछे चला आता है। उस बंदे को देखते हैं वो वहाँ पे उन सारे हाउंड्स के सामने था, उनको चिढ़ाने लग रहा था। पर तभी वो समझ पाता उससे पहले ही आर्ट उसके पीछे आता है और उसके गले को स्लैश करता है, चीर देता है। उसका खून बाहर से निकलने लगता है। उसके मरने के बाद उसका वेपन वो ले लेता है और वहीं पे जो हाउंड्स थे वो जाके उसे खा लेते हैं। दूसरी तरफ जब दूसरा बंदा देखता है कि पहले बंदे को देर हो रहा है, वो देखने जाता है। आर्ट उसके पीछे से आके उसे भी वहीं पे मार देता है। कुछ देर बाद बाहर इतनी आवाज़ सुन के अंदर से दो बंदे थे, वो दो बंदे ही एक साथ बाहर आ जाते हैं। आर्ट पहले तो डरने लगता है, पर तभी एक बंदे को पीछे से डिस्ट्रैक्ट करता है, पर वो बंदा भी उसे देखता है, उसके ऊपर हमला करता है। पर आर्ट अपने टेक्निक की मदद से उसकी पैरों को ही काट देता है। अब ये करते हुए देख के वो बंदा चिल्लाने लगता है, दूसरे बंदे को अलर्ट करता है, संभाल के, ये बच्चा एक मेज है। ये सुनते ही वो बंदा भी अपना मैजिक चालू करता है। मेज है? ये सुनते ही उस बंदे को जैसे लालच आ जाता है। वो अब आर्ट को मारना नहीं, उसे कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि आर्ट एक बच्चा जो कि मैजिक कर सकता है, उसका प्राइस एक एल्फ किट से भी महंगा होगा। और तभी देखते हैं वो उस पर एक एक करके हमला करने लगता है। आर्ट उससे भागने की कोशिश करता है, पर वो बहुत तेज और बहुत पावरफुल था, जिसके वजह से आर्ट को थोड़ा सा तकलीफ होता है। पर तभी देखते हैं आर्ट एक चीज़ फेंक के उस बंदे को मारता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर तभी आर्ट माना से इम्ब्यूड करके उसी छोटे चाकू को उसके ऊपर फेंकता है, पर वो बंदा उसे पकड़ लेता है और तेज़ी से आर्ट की तरफ जाके उसको वो वेपन उसे दे देता है। आर्ट सोचता है नहीं, वो बहुत तेज़ है। तभी देखते हैं वो उसे एक ज़ोरदार किक मारता है, जिससे आर्ट बहुत बहुत दूर जाके गिरता है। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था, वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा उसे पकड़ लेता है और गिव अप करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा है, उसका ये स्मॉल बॉडी उस बंदे को कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी आर्ट सोचता है विंड मैजिक में अगर हवा को कंडेंस करने के बाद एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है, तो फिर इस दुनिया में ऐसा भी तो हो सकता है फायर को कंडेंस करने के बाद। और तभी देखते हैं वो अपना मैजिक चालू करता है
उस बंदे के हाथ को पकड़ के वहाँ पे फायर कंडेंस करने लगता है और कुछ ही देर बाद उसका हाथ वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वो बंदा दर्द से चीखने लगता है। तभी मौका पाके आर्ट उसके पीछे आता है और उसी चाकू को फिर से उसकी तरफ फेंकता है और उसके गले को ही अलग कर देता है। अब पीछे से दूसरा बंदा वो उससे भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दे, पर आर्ट उसको बहुत ही गुस्से में देखता है और कहता है, आई एम श्योर उस छोटी बच्ची ने भी यही कहा होगा। उसे मारने के बाद वो उसी एल्फ के पास जाता है और उसे हंसते हुए बाहर आने के लिए कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम आ सकती हो और घर वापस जा सकती हो। हम उसी एल्फ को रोते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद आर्ट उसके पट्टी खोल देता है। वो बहुत खुश होके उसे थैंक यू कहती है। आर्ट भी तभी उसे छुड़ा के ही वहाँ से जाने लगता है, पर वो उसे खींचती है और कहती है कि तुम इतनी क्यूट लड़की की मदद नहीं करोगे, एक बच्चा जो कि डरी हुई है। आर्ट समझाता है कि उसे भी घर जाना है और वैसे भी एल्फ्स तो नॉर्मली फॉरेस्ट में सेफ रहते हैं, पर वो समझाती है नहीं, ये सच नहीं है, वो एडल्ट्स के लिए होगा, पर बच्चों को उनको हाउंड्स या फिर गोलेम्स खा लेते हैं। ये सुन के आर्ट फाइनली मान जाता है उसकी मदद करने के लिए और उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और जाने लगता है, पर वो डर जाती है। पर आर्ट समझाता है कि वो उनके लिए कुछ सप्लाईज और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने जा रहा है। ये सुन के वो खुश होती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आर्ट कैरिज के अंदर से जो भी ज़रूरत के सामान थे वो अपने लिए ले लेता है और जर्नी के लिए तैयार होता है और सोचता है, मैं बस होप कर सकता हूँ एल्व्स वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा देंगे। और तभी देखते हैं वो उसी एल्फ के पास आता है और उसे उसका क्लोथ वापस करता है और पहनने के लिए कहता है। ये देख के वो बहुत खुश होती है। आर्थर भी उसे देख के हंसते हुए कहता है, चलो अब वापस चले। और तभी हम देखते हैं सुबह हो चुका है। आर्थर नरेट करता है, जब हम लोग जा रहे थे वो पॉइंट कर रही थी किस तरफ जाना है और जर्नी में मुझे इस एल्फ बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता लगा। हम देखते बहुत से उसका नाम पूछता है जो कि टेसिया था और वो भी अपने बारे में बताता है। दोनों अपने अपने स्टोरीज शेयर करते हैं। टेसिया उससे पूछती है, वैसे मैंने सुनी है कि ह्यूमंस वो परवर्ट्स होते हैं और उनके पास एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ्स होते हैं। ये सुन के वो गुस्से में कहता है, क्या? ये तुम्हें किसने कहा? ये सुनते ही वो रो देती है और कहती है, मेरे ग्रैंडपा ने कहा है। और फिर से उन दोनों में ये सब लेके बहस चलने लगता है और वो लोग फिर से आगे जाने लगते हैं। टेसिया अपने रीज़न के बारे में बताती है, जैसे कि वो अभी भी अवेकन नहीं हुई है, पर जब अवेकन होगी तो उसे एक पर्सनल ट्रेनर मिलेगा। ओके, मैं यहाँ से हर एक पैनल दिखाता जाऊँगा और नरेट करता जाऊँगा, आप लोग देखते रहिएगा। ऐसे उनका जर्नी चलता है। जब भूख लगता तब वो खाना खाते और ऐसे करते करते हम देखते रात होता है। उनका खाना भी अब ख़त्म हो चुका है। आर्थर ने वहाँ पे टेंट करा था। वो टेसिया को अंदर जाके सोने के लिए कहता है। टेसिया उसे पहले कहती है, तुम नहीं आओगे? पर वो कहता है, नहीं, मैं बाहर से गार्ड करूँगा। अब जब वो बाहर बैठा हुआ था वो अपने उसी व्हील को फिगर आउट करना चाहता था जिसको कि सिल्विया ने उसे दिया था। पर तभी देखते हैं टेंट के अंदर से टेसिया बाहर आते हुए कहती है, क्या तुम श्योर हो ना, तुम अंदर नहीं आओगे? बेसिक ग्रैंडपा ने मुझे तो कहा है कि मुझे किसी लड़के के साथ एक ही बेड में नहीं सोना चाहिए, पर फिर भी तुम चाहो तो आ सकते हो। पर आर्ट कहता है, नहीं, तुम सो जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं टेसिया डरी हुई थी और इसी वजह से वो उसको अंदर बुलाती है। आर्ट जब ये समझता है वो अंदर आता है, पर टेसिया कहती है, मैंने तुम्हें इसीलिए अंदर नहीं बुलाई कि मैं डरी हुई हूँ। और आर्ट कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, वैसे तुम अब सो जाओ। और इसी के साथ उनका ये दिन भी ख़त्म होता है। अगले दिन हम देखते हैं सुबह हो चुका है। आर्ट उठता है और नरेट करता है, उसी अनजाने जंगल में से हम लोगों ने अपना जर्नी कंटिन्यू करा। टाइम जल्दी जल्दी बीतते गए, पर हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। और टेसिया की डर जाने के बाद उसे पता नहीं था कि मुझसे इंटरेक्ट कैसे करे। और ऐसे ही करते करते हम उन दोनों को बहुत बहुत दूर जाते हुए देखते हैं। फिर से शाम होता है। आर्थर को हम टेंट करते हुए देखते हैं, पर तभी कुछ अजीब होता है। आर्थर का हार्ट फिर से बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। वो अपनी छाती को पकड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो नरेट करता है, इतने सब कुछ के बीच जब हम जर्नी कर रहे थे तब एक अनबियरेबल दर्द मुझे सहना पड़ रहा था। पता नहीं क्यों, पर मेरे माना कोड वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ये देख के टेसिया उसके पास आती है, पूछती है, क्या हुआ है आर्ट? पर वो कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नरेट करता है,
मैं उसे नहीं बता सकता। कुछ देर बाद उसे फिर से वो दर्द होता है। वो लोग स्टे करते, आगे बढ़ते, ऐसे उनका जर्नी कंटिन्यू होता है। पर जाते टाइम बार बार आर्थर को दर्द हो रहा था अपनी मानाकोर में, और वो सोचता है डैम, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या मुझे उसे बताना? नहीं, वो और चिंता करेगी। अगले सुबह हम देखते हैं आर्थर नरेट करता है, ऐसे ही दिन गुजरता गया। हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे, टेसिया एक एक करके अपने सराउंडिंग्स को अब पहचानने लग गई थी, पर फिर भी उसकी बॉडी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो मेरे साथ कोप अप कर पाए, और इसी वजह से मुझे उसका सामान भी लेना पड़ रहा था। पर यह दर्द और मैं कितना छुपा सकता था, पर फिर भी मैंने संभाल लिया। कुछ देर बाद टेसिया उससे पूछती है, आर्थर, वैसे हम लोग थोड़े से क्लोज हो चुके हैं, क्या मैं अभी तुम्हें आर्ट कह सकती हूँ जैसे कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें कहती है? आर्ट कहता है, हाँ कह सकते हो। ये सुन के वो कहते हैं, क्या बस इतना ही? ये सुनकर आर्थर हंसता है और कहता है, ओह, मैं सच में बहुत ऑनर्ड हूँगा टेसिया अर्लीथ, वो मुझे अब से आर्ट कहेगी, ये मेरे लिए कितनी सम्मान की बात है। ये सुनकर टेसिया को गुस्सा आता है, पर तभी एक पेड़ पे वो कुछ नोटिस करती है। मुझे लगा मैंने कुछ देखा है आर्थर, जल्दी आओ जल्दी आओ। आर्थर कहता है, हाँ क्या देखोगी, और यहाँ पे है ही क्या, मॉस, पत्ते, फॉग, पेड़, और क्या हो सकते हैं? पर वो उसे खींच के ले जाने लगती है, और आर्थर नरेट करता है, हाँ मानता हूँ वो मुझसे छोटी है मेंटली, पर फिर भी हम क्लोज होने लगे थे। कुछ देर बाद देखते हैं टेसिया पेड़ के पास आ चुकी थी, और वहाँ पे सभी पेड़ को वो टैप करने लगती है, और तभी बहुत खुश होती है। आर्थर को समझ नहीं आता, वो कहता है, टेसिया क्या हुआ है? वो खुश होते हुए कहती है, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, देखो। तभी उस पेड़ को हम बहुत ज़्यादा ग्लो होते हुए देखते हैं। आर्थर को समझ नहीं आ रहा था, पर वो पेड़ और ज़्यादा ग्लो हो रहा था, और अब टेसिया उसकी तरफ देख के कहती है, आओ आर्थर, मेरे साथ आओ। और कुछ ही देर बाद आर्थर को हम एक जगह टेलीपोर्ट होके गिरते हुए देखते हैं। वो सोचता है, आई हेट टेलीपोर्टेशन गेट्स। टेसिया खुश होते हुए कहती है, देखो हम लोग आ चुके हैं। और तब उसकी बात सुन के आर्थर ऊपर देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक होता है। हम उसको किसी और ही दुनिया में देखते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे, उसी के ऊपर घर और सब कुछ था, बहुत ही खूबसूरत जगह। और वो बस सोचता है, प्रिस्टाइन। तभी देखते हैं उन दोनों को वहाँ के सारे लोग देखते हैं, पर तभी उनके सामने कुछ अपीयर होने लगता है। टेसिया आर्थर के सामने आ जाता है, आर्थर भी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आके टेसिया के सामने झुकते हुए कहते हैं, वी वेलकम बैक द रॉयल प्रिंसेस। ये सुनते ही आर्थर चुप हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी तरफ देखता है, टेसिया की तरफ देखता है, टेसिया उसे देख के नोट करती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं किंग एल्डुइन और क्वीन मेरियल वो उससे मिलने के लिए आए हैं, और वहीं पे उनके पीछे थे द ग्रेट वेरियन अर्लीथ, जिसकी की नाम हिस्ट्री बुक में है, जो कि है फॉर्मर किंग ऑफ एलिनोर, जिसने कि लीड किया था लास्ट वॉर अगेंस्ट ह्यूमन। वो आर्थर को देख के खुश होता है, स्माइल करता है। आर्थर भी उन सब को देख के अब टेसिया को धक्का देती है और सामने भेजती है। टेसिया अपने मम्मी पापा के साथ। आर्थर यह देख के खुश होता है और सोचता है, आई वंडर, मेरे मॉम डैड क्या वो भी मुझे देख के ऐसे ही खुश होंगे? तभी किंग टेसिया को बचाने के लिए उसकी खातिरदारी करने का अनुमति चाहता है, और फिर कहता है, फिर तुम मुझे बताओगे क्या हुआ था। उसकी आंखें देख के आर्थर सोचता है, उसकी टोन तो बहुत ज़्यादा जेंटल है, पर उसकी आंखें बता रहा है ये एक ऑर्डर है। और वो तभी झुकते हुए कहता है, आई एम ऑनर्ड किंग। पर तभी टेसिया उसे उन सब के सामने खींच के ले जाती है और कहती है, चलो आर्ट, मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। आर्ट उनके जगह, उनके घर को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। कुछ ही देर बाद वो महल के अंदर था। किंग सबको उसकी खातिरदारी करने के लिए कहते हैं, उसके लिए नहाने के इंतज़ाम और एक रेस्ट रूम बनाने के लिए कहते हैं। पर आर्थर कहता है, थैंक यू किंग, पर मैं सब कुछ पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और ये सुन के हम देखते हैं सभी मिलके एक साथ अब बैठ चुके थे। वहीं पे बहुत सारा गार्ड्स और सब कोई थे। आर्थर भी वहीं पे बैठा हुआ था। और तभी आर्थर उठता है, ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम है आर्थर लेविन
from the humble town in the kingdom of Sapien. It is an honor to be in the presence of royal family. और ऐसा कहते हुए वो नरेट करता है, हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा ओवर द टॉप हुआ है, पर फिर भी मेरे सामने है किंग और मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे एक बच्चा ना समझे। उसे ऐसे बात करते हुए सुन के किंग कहता है, तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम वेल एडुकेटेड हो आर्थर लेविन। वेरी वेल, अब तुम बोल सकते हो कि क्या हुआ था। आर्थर अपने जर्नी के बारे में बताता है और कुछ बैंडिट का सामना हुआ था ये भी कहता है, पर वो नहीं कहता कि बैंडिट्स के साथ उनका क्या हुआ था और उसके साथ क्या हुआ था। और जैसे उसका स्टोरी आगे बढ़ने लगा, बाकी एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगा और जैसे ही किंग एल्डुइन सुनता है स्लेव ट्रेडर्स के बारे में, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कहता है, स्लेव ट्रेडर्स, मुझे पता होना चाहिए था ह्यूमंस। पर ये सुनते ही आर्थर कहता है, विदाउट डिसरेस्पेक्ट, पर स्लेव ट्रेडर्स ये एक प्रोफेशन है, नॉट अ रेस किंग एल्डुइन। पर यह सुनते ही एक सोल्जर गुस्से में उसकी तरफ तलवार आगे करता है, पर वेरियन रोक देता है और उसकी तरफ देख के कहता है, सो तुम कह रहे हो कि तुमने उन सारे स्लेव ट्रेडर्स से मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए उनसे भीख मांगा। पर यह सुन के वो कहता है, नहीं एल्डर वेरियन, हाँ हो सकता हूँ मैं एक बच्चा, पर मैं एक मेज भी हूँ। मैंने उन सबको हरा के आपकी ग्रैंड डॉटर को बचाया था। पर यह सुनते ही एक सोल्जर गुस्से में उसकी तरफ तलवार करता है, पर वेरियन उसकी तरफ गुस्से में देखता है, जो देख के वो डर जाता है। पर आर्थर कहता है, जो भी हो आप लोग मेरा ये बात मानो या ना मानो, पर ये सच्चाई है। पर फिर भी टेस यानी प्रिंसेस टेसिया वो सेफली रिटर्न कर चुकी है और अब स्पेन में मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ। यहीं पे आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, पर अगला एपिसोड जल्दी आएगा। आप लोग अगर लाइक टारगेट कंप्लीट करोगे तो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। बाकी कुछ नया देखना है, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।